हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम लोग कर रहे थे प्रोबेबिलिटी चैप्टर। तो प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने पहले समझा उसकी डेफिनेशन, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस। फिर उसके बाद हम लोगों ने समझा तीन बेसिक डेफिनेशन, इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। वो थ्रू आउट प्रोबेबिलिटी चलेगा ही चलेगा। तो फिर हम लोगों ने लास्ट अपन चल रहा था इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स। Independent and dependent events. एक मिनट ना। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक अपना था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स। सो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स, तो नाम से ही काफी समझ में आ रहा है। इंडिपेंडेंट अगर डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंडेंट जिसमें वो डिपेंड करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक बैग है, 52 कार्ड्स है और उसमें से 2 कार्ड निकालने हैं। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। 52 कार्ड्स है, 2 कार्ड निकालने हैं। 52 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड निकालने हैं। तो मेरे पास 2 मेथड है इसको करने के। एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। एक है विथ रिप्लेसमेंट और एक है विदाउट रिप्लेसमेंट। तो विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, मैंने पहला कार्ड लिया। अच्छा, ये दोनों कार्ड लिए, दोनों कार्ड किंग एंड किंग आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों कार्ड किंग आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब हो क्या रहा है कि विथ रिप्लेसमेंट में क्या होता है, पहला कार्ड लिया और वो किंग आ गया और उस कार्ड को फिर वापस से बैग में डाल दिया। उस कार्ड को बैग में फिर से डाल दिया, तो इसको बोलते हैं विथ रिप्लेसमेंट। तो जब मैं दूसरी बार कार्ड ले रहा हूँ तो उस समय मेरे पास अवेलेबल कार्ड है 52 बैग में और उसमें से एक कार्ड लेना है मुझे। तो जब मैंने पहला कार्ड लिया और वो किंग आ गया तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/52। फिर जब मैं वो कार्ड बैग में फिर से डाल दिया, अब मैं फिर से किंग ले रहा हूँ तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। तो ये चेंज नहीं हुई, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हुई तो ये इंडिपेंडेंट। अब विदाउट रिप्लेसमेंट में पहला कार्ड लिया किंग आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/52। अब इस बार क्या किया, कार्ड को बाहर रखा, बैग में नहीं डाला। तो कार्ड को बाहर रखा, बैग में नहीं डाला। तो अब होगा क्या कि अब जब दूसरी बार किंग आने वाला होगा तो इस बार बैग में 51 कार्ड्स ही हैं। क्यों? क्योंकि एक कार्ड तो बाहर रखा है और वो भी किंग। तो अब बैग में सिर्फ 3 ही किंग है, तो 3/51 प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी चेंज हो गई, डिपेंडेंट। तो अगर चेंज हो जाए तो डिपेंडेंट और अगर नहीं चेंज हो तो इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के साथ समझने की कोशिश मत करना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, एक ही इवेंट में वो दोनों का होने का चल रहा होता है कि दोनों एक साथ होंगे कि नहीं होंगे। पर इंडिपेंडेंट में ऐसा नहीं है, वो अलग अलग ही होते हैं। नहीं तो बस सिंपल सही है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, इनको क्लब मत करो। वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। क्योंकि आगे जाके तुम्हें पता चलेगा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी 0 होता है, पर इंडिपेंडेंट इवेंट्स में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है।
तो दोनों में है ना फर्क, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो दोनों में फर्क है, तो इसलिए दोनों को एक साथ सोचने की जरूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट जैसे एक क्यूबिकल डाइस है, तो क्यूबिकल डाइस पर क्या आता है 1 2 3 4 5 6, और एक टेट्राहेड्रल डाइस है, तो टेट्राहेड्रल डाइस पे आता है 1 2 3 4। तो टेट्राहेड्रल डाइस पे क्या आएगा, उसका क्यूबिकल डाइस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो दोनों पे आने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, तो इंडिपेंडेंट है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर मैथमेटिकली ये ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। नेक्स्ट है टू इवेंट्स एक्सपेरिमेंटल परफॉर्मेंस। तो टू इवेंट्स बेस्ट है वेन डायग्राम, ये सेट ए सेट बी और ये यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सैंपल स्पेस। तो इनको तुम नाम दे सकते हैं, यहाँ पे ए हो रहा है पर बी नहीं हो रहा, यहाँ पे ए हो रहा है बी नहीं हो रहा, बी हो रहा है, फिर से यहाँ पे ए हो रहा है बी नहीं हो रहा, यहाँ पर ए हो रहा है बी भी हो रहा है, यहाँ पर ए नहीं हो रहा बी हो रहा है, और यहाँ पर ए भी नहीं हो रहा और बी भी नहीं हो रहा। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं तो सबको नंबरिंग दे देता हूँ, तो फिर इजी हो जाता है। तो जैसे A1 A2 A3 A4, अब उसने पूछा कि कम से कम एक अकर करे, कम से कम एक अकर करे, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। अब इसको देखने के कई तरीके, 1 माइनस एक भी अकर ना करे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटर नहीं ए बार इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, प्रोबेबिलिटी कि एग्जैक्टली एक अकर करे, एग्जैक्टली एक अकर करे तो A1 प्लस A3, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली दोनों अकर करें तो A2, कोई भी अकर ना करे A4। फिर वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन है। नेक्स्ट है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ कहता है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री दोनों पे चला जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा। कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री, तो दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री और इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन हो जाएगा। नेक्स्ट दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस दोनों के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, वो तो वैसे भी दिखता है। अगर ए यूनियन बी को मैं सी मान लूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार 1 हो जाएगा। सेकंड, अगर ए और बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो एग्जॉस्टिव इवेंट्स है तो इसका मतलब है दोनों मिलकर सैंपल स्पेस बनाएंगे, और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा कोई और है ही नहीं अकर करने के लिए। नेक्स्ट पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी इज लेस देन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, क्योंकि पी ए यूनियन बी आता है पी ए इंटरसेक्शन बी सब्ट्रैक्ट होके, तो पी ए यूनियन बी आ जाएगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो मतलब यूनियन जो होगा तो पी ए यूनियन बी मिलता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस वाला टर्म है नहीं, तो ए यूनियन बी इससे छोटा ही होगा, लेकिन ये बड़ा होगा इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी से, और इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी बड़ी होंगी दोनों के इंटरसेक्शन से। सो दिस इज द इनइक्वालिटी। ठीक है, नहीं तो और ज्यादा अच्छे से समझना है तो अपन वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं। तो देखो ए यूनियन बी होगा ये रेड वाला, तो ए यूनियन बी हो गया रेड वाला, तो ये रेड वाला ए और बी के दोनों एडिशन से तो कम ही होगा। क्यों?
क्योंकि ए यूनियन बी 2 बार ऐड हो रही है उसके अंदर पी ए प्लस पी बी में। नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बड़ी है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो देखो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी से बड़ी होगी। सेम ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन बी से बड़ी होगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कभी भी कैसे सोचने का, कोई कंडीशन अगर लग गई फिर उसके बाद वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें बस ऐसे कैजुअल लैंग्वेज में कि एक डाइस है, अब डाइस में इवन नंबर आ चुका है, तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इवन नंबर आ चुका है तो उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अब डाइस है 1 2 3 4 5 6, तो अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा दी तो सैंपल स्पेस चेंज हो गया, तो क्या होगा? सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा, पर जरूरी नहीं है कि प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, तो सैंपल स्पेस छोटा हो जाएगा। अब बोल रहा है इवन नंबर आ चुका है, मतलब 2 4 6 आ चुका है, अब उसमें प्राइम नंबर आने की, तो देखो फेवरेबल टोटल हो गया 3, फेवरेबल हो गया 1, तो आंसर इज 1/3। तो ए गिवन बी, अच्छा ये है एक्यूट स्लैश, ऑब्ट्यूज स्लैश अलग होता है ये है एक्यूट स्लैश, ऑब्ट्यूज स्लैश अलग होता है। तो एक्यूट स्लैश होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक्यूट स्लैश होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कि बी हो चुका है ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इसका लैंग्वेज कैसे पढ़ते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी हैपेंड, या बी हैज गिवन, बी हैज गिवन। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है ना कि एक कंडीशन हो चुकी है, फिर उसके बाद फेवरेबल होने की प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो अभी जैसे ये हो गया, इवन नंबर आ गया है, अब उसमें प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्यूट स्लैश बी, तो यानी तो बी को करने वाले, अब वो उसकी सैंपल स्पेस हो जाएगी। अब बी में ए के होने के चांसेस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ऊपर नीचे सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो ये क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी। अब क्या करना है तुमको? इजी अप्रोच, दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर में लिखा है उसकी प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में, तो जो कंडीशन जिस पे लगी है यानी बी, तो डिनोमिनेटर में बी की प्रोबेबिलिटी। अभी जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, इस बार 2 डाइस है, अच्छा मैं 2 डाइस को रोल करूं या एक डाइस को 2 बार रोल करूं, एक ही मतलब है। मैं एक डाइस को 2 बार करूं या 2 डाइस को 1 बार करूं, एक ही मतलब है। तो एक डाइस को 2 बार या 2 डाइस को 1 बार एक साथ, एक ही मतलब है। तो होगा क्या? 2 डाइस को अगर किया तो पेयर ऑफ डाइस रोल्ड, तो 36 आउटकम्स होंगे। तो ये 36 आउटकम्स इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। ये 36 आउटकम्स जो आएंगे
ये इक्वली लाइकली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स आएंगे। तो ये 36 कौन होंगे? 1 1 ऐसे ही समझाने के लिए 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1, फिर ऐसे करते करते 2 6 6 1 6 6। ठीक है, तो देखो ये है इक्वली लाइक 36 इक्वली लाइकली, क्योंकि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। 1 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 1 2 की आने की प्रोबेबिलिटी 1/36, 1/36, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/36 है। तो इसका मतलब हो गया इक्वली लाइकली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकते, कोई भी दो एक साथ नहीं आ सकते। एग्जॉस्टिव, इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सब मिलकर सैंपल स्पेस बनाते हैं। अब आते क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ये है कि डबलेट आ चुका है, डबलेट आ चुका है, उसमें टोटल 10 और मोर हैज कम। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ए इवेंट हो गया टोटल 10 और मोर, और बी हो गया डबलेट। तो देखो बी हो चुका है, उसमें ए के आने की प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं पहले क्या करूं, पहले ये देख लूं कि डबलेट आ चुके हैं और उसमें टोटल 10 और मोर आने की प्रोबेबिलिटी, या फिर दोनों का इंटरसेक्शन, वैसे भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? डबलेट आता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, यानी 6 आउट ऑफ 36। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए में क्या आएगा? टोटल 10 यानी 5 5 और मोर, टोटल 10 5 5 4 6 6 4 और मोर यानी 11 भी आ सकता है, 5 6 6 6 5 और 12 भी आ सकता है 6 6। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? तो ए इंटरसेक्शन बी होगा 5 5 और 6 6, 5 5 और 6 6, तो दो है, तो 2/36, तो ये आ गया 2/6, तो आंसर आ गया 1/3। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज स्लैश, अलग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ऑब्ट्यूज स्लैश बी ये अलग होता है। ये क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार। अगर मैं वेन डायग्राम में दिखाऊं तो कैसा दिखेगा? तो ए इंटरसेक्शन बी बार, जहां पे ए हो रहा है लेकिन बी नहीं हो रहा, तो ये वाला रीजन है वो। अगर तुम नोटिस करो तो ये ए माइनस बी है एक्चुअली, तो ये कोई और नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस बी है। तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी की निकाल दी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आएगा कि दोनों के इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कि बी के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू ए के होने की प्रोबेबिलिटी कि बी हो चुका है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के होने की प्रोबेबिलिटी इनटू बी के होने की कि ए हो चुका है। तो कैसे भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कि ए हो चुका है, प्रोबेबिलिटी सी कि ए और बी दोनों हो चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी कि ए बी सी तीनों हो चुके हैं। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम। अब इस पे बनता है रिमार्क, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट्स, तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो ए की प्रोबेबिलिटी बी की वजह से और बी की प्रोबेबिलिटी ए की वजह से चेंज नहीं होगी। तो इसका मतलब है कंडीशन लगने के बाद भी दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही रहेगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि बी हो या नहीं हो, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है,
तो बी हो या ना हो तो ए की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी. सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा फिर? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की कंडीशन है. एंड कन्वर्स इज आल्सो ट्रू. कन्वर्स इज आल्सो ट्रू कि अगर ऐसा ट्रू है तो ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है. जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं. एक डाइस है, एक डाइस है, तो इसके आउटकम्स क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6. तो ई इवेंट है कि मल्टीपल ऑफ 3 आएगा. तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या आएगा? 3 6. और एफ इवेंट है इवन नंबर आना. तो क्या आएगा? 2 4 6. तो मुझे बताते हैं आर दीज टू इवेंट्स इंडिपेंडेंट. तो देखो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 2/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 3/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आ रहा है? 6. तो यानी 1/6. तो चेक कर लेते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना है? 1/6. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है? 1/3 इंटू 1/2 विच इज 1/6. तो दोनों बराबर हैं. तो दोनों बराबर हैं, तो दे आर इंडिपेंडेंट. दे आर इंडिपेंडेंट. अच्छा, एक और चीज, पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ नल सेट नहीं है. तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 0 नहीं है. इसका मतलब ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव. ये नॉट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है. नेक्स्ट रिमार्क. पहला, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. पर ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. नेक्स्ट, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देन ए और बी बार, ए बार और बी, और ए बार एंड बी बार आर आल्सो इंडिपेंडेंट. तो वो सब कॉम्बिनेशन भी इंडिपेंडेंट होंगे. एक प्रूफ भी कर सकते हैं. तो गिवन क्या है? गिवन है पी ऑफ ए यूनियन बी. नहीं 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 नहीं, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज पी ऑफ ए इनटू पी ऑफ बी. प्रूफ क्या करना है? कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार. ये करना है. तो करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार इंटरसेक्शन बी बार, डी मॉर्गन्स लॉ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री, ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होगा पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ पी माइनस फर्स्ट रिमार्क पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. इसको एक्सपेंड करा तो 1 माइनस पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. तो पी ऑफ ए बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार हैज प्रूव्ड. नेक्स्ट, बी हो चुका ए के होने की प्रोबेबिलिटी प्लस बी हो चुका ए के नहीं होने की प्रोबेबिलिटी. तो ये कितना आएगा? 1 आएगा. नेक्स्ट, कि ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट,
एंड ऑल्सो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो अब क्या होगा देखते हैं। तो इंडिपेंडेंट है तो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोडक्ट है कि जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू प्रोडक्ट ऑफ बी जीरो है। तो इसका मतलब आइदर वन ऑफ देम इज जीरो, और आइदर वन ऑफ देम इज जीरो यानी आइदर वन ऑफ देम इम्पॉसिबल इवेंट। तो आइदर वन ऑफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल, या ऐसा बोल सकते हैं एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल। एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट इज impossible. At least one of the event is impossible. ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट इवेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन। तो जैसे 3 लोग हैं एबीसी, तो एक कॉइन टॉस कर रहे हैं। तो जिसका पहले हेड आएगा वो जीत जाएगा, जिसका पहले हेड आएगा वो जीत जाएगा, जिसका पहले हेड आएगा वो जीत जाएगा। अब देखो कॉमन सेंस है, जिसकी पहली चांस होगी उसके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, और जिसकी लास्ट चांस है उसके हारने उसके जीतने के चांसेस कम होंगे। ये अपना कॉमन सेंस है, लेकिन ठीक है। तो इसको न्यूमेरिकल से भी समझ सकते हैं ना, वैल्यू वाइज। तो वैल्यू से देखेंगे तो ए की प्रोबेबिलिटी ज्यादा और सी की कम आएगी। चलो देखते हैं। तो एक, अब अपने को ए को जिताना है, तो ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ए ने टॉस किया और हेड आ गया। पर ऐसा भी तो हो सकता था उसका हेड नहीं आया, पर अपने को ए को जिताना है, फिर बी का हेड नहीं आया, सी का हेड नहीं आया, फिर ए का हेड आया। तो ये ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार एच बार एच बार एच प्लस ऐसे चलता ही जाएगा। तो दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंडिपेंडेंट है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 ही है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस डॉट डॉट। तो ये 1/2 प्लस 1/2 रेज टू 4। तो एक्चुअली ये 3-3 का गैप है, क्योंकि ए के चांस 3 के बाद आ रही है ना। तो ये बन गई जीपी, वो जीपी इनफाइनाइट जीपी, वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म 1/2 और कॉमन रेशियो 1/8 है। तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आएगा 4/7। और 4/7 अगर तुम देखोगे तो 50% से ज्यादा है। तो इसका ये मतलब है कि इन 3 लोगों में ए के जीतने के चांसेस 50% से ज्यादा है। तो आधी आधी प्रोबेबिलिटी तो ए ने ले रखी है, तो बी और सी दोनों की मिला के प्रोबेबिलिटी 50% आएगी। तो ऑब्वियसली दोनों की प्रोबेबिलिटी ए से अब बी को जिताते हैं। अब बी जीतेगा, तो ए का हेड नहीं आया, बी का हेड आया। ए का हेड नहीं, बी का हेड नहीं, सी का हेड नहीं, ए का हेड नहीं, बी का हेड आया। तो ये ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट जीपी पे। तो ये 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 रेस टू 5 आएगा शायद। 1/2 इंटू 1/3 और 2 5 है ना, हाँ 3-3 का गैप होगा। तो 1/2 स्क्वायर 1/2 रेस टू 5। तो अगला कौन होगा 1/2 रेस टू 8। तो देखो, तो इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये आएगा 2/7। तो सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये तीनों एग्जॉस्टिव है। तो 1 माइनस ए के जीतने की माइनस बी के जीतने की, तो ये आ जाएगा 1/7। तो बहुत कम है बेचारी की 1/7। नेक्स्ट है 3 इवेंट्स। ओके, 2 मिनट का ब्रेक, फिर करते हैं।
ओके, सो नेक्स्ट है तीन तीन इवेंट्स के लिए। तो तीन इवेंट्स के लिए कैसे दिखते हैं? तो 3 इवेंट्स defined on experimental performance. तो वेन डायग्राम बेस्ट है, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, लोकमत, तो न्यूज़पेपर। तो मतलब कोई से भी तीन इवेंट्स के लिए। तो ए, बी, सी। अब इसके नामकरण करते हैं। यहाँ पर ए हो रहा है, बी नहीं हो रहा, सी नहीं हो रहा। ए हो रहा है, बी हो रहा है, सी नहीं हो रहा। ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है, सी नहीं हो रहा। यहाँ पर ए नहीं हो रहा, बी हो रहा है, सी हो रहा है। यहाँ ए है, बी नहीं है, सी नहीं, सी है। यहाँ तीनों है और यहाँ तीनों नहीं है। यहाँ तीनों नहीं है और यहाँ ए नहीं है, बी नहीं है और सी है। तो अगर तुम नोटिस करोगे तो ये 8 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्योंकि कोई भी दो में कॉमन नहीं है, और एग्जॉस्टिव क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ये सब मिलकर सैंपल स्पेस बनाने। इसको इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि सब में नंबर ऑफ इवेंट्स, नंबर ऑफ आउटकम सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसको इक्वली लाइकली नहीं बोल सकते। अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो क्या पूछना चाहता है। तो कई बार स्टूडेंट क्या करता है, इनको नाम दे देता है A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8। तो देखो एग्जैक्टली एक ही अकर करे, एग्जैक्टली एक अकर करेगा, एग्जैक्टली वन इवेंट अकर, तो वो हो जाएगा A1 प्लस A3 प्लस A7। एग्जैक्टली दोनों दो अकर करे, एग्जैक्टली दो अकर करे, तो वो हो जाएगा A2 प्लस A4 प्लस A6। एटलीस्ट दो अकर करे, A2, A4, A6 प्लस A5। एग्जैक्टली तीन अकर करे, एटलीस्ट एक अकर करे, तो एटलीस्ट वन अकर हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो वो कितना आएगा? 1 माइनस A7, A8, 1 माइनस A8, ये A8 था। या फिर A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6 प्लस A7 के एटलीस्ट एक अकर करे, नहीं तो उसको प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो प्रोडक्ट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तो प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ बी प्लस प्रोडक्ट ऑफ सी, एक एक करके ऐड करो, दो दो करके सब्ट्रैक्ट करो और तीन तीन करके ऐड कर दो। नेक्स्ट, अब इसके अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कैसे देखते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कैसे देखते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कैसे देखते हैं? तो देखो पहले म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का देखते हैं। तो ये तीन इवेंट्स चल रहे हैं ABC, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का, तो अगर दो दो का इंटरसेक्शन नल सेट है
तो इसको बोलते हैं पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि दो दो में कॉमन नहीं है, तो दो दो का इंटरसेक्शन नल सेट है। तो दो दो का इंटरसेक्शन नल सेट है। तो दो दो का इंटरसेक्शन नल सेट है। और तीनों का, जब दो दो का इंटरसेक्शन नल सेट है तो तीनों का इंटरसेक्शन भी नल सेट ही होगा, क्योंकि अगर कोई दो में कॉमन नहीं है तो तीनों में भी कोई कॉमन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो दो दो को बोलते हैं पेयर वाइज और तीनों को बोलते हैं मिला के म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। कैसे? कि अगर तीनों का म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हो, ऐसा जरूरी नहीं। तो देखो, तो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है, पर तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है। पर तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब आते हैं इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए तो पहले दो दो ए इंटरसेक्शन बी इज पी ए इंटू पी बी, पी बी इंटरसेक्शन सी पी बी इंटू पी सी, पी सी इंटरसेक्शन ए पी सी इंटू पी ए। ओके, ये तो हो गए दो दो के। तो ये तो हो गया अभी दो दो के। अब आता है तीन तीन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, तो ये इसको बोलते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। दो दो को जो चेक किया उसको बोलते हैं पेयर वाइज इंडिपेंडेंट, और ये जो तीनों का चेक किया इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। पेयर वाइज इंडिपेंडेंट और म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, और ये चारों अगर ट्रू होंगी तो उसको बोलेंगे इंडिपेंडेंट। अगर चारों ट्रू होंगी तो इसको इंडिपेंडेंट। तो एक्चुअली तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो उसके लिए चार कंडीशन चेक करनी पड़ती है। तीन इवेंट्स इंडिपेंडेंट है कि नहीं, चार कंडीशंस चेक करनी होती है। तो देखो, दो दो का चेक किया तो पेयर वाइज बोलते हैं, तीनों का चेक किया उसको बोलते हैं म्यूचुअली, और चारों कंडीशन ट्रू हुई तो इंडिपेंडेंट। चारों कंडीशन ट्रू हुई तो इंडिपेंडेंट। तो एक्चुअली क्या होता है ना, जब दो इवेंट्स थे तो एक कंडीशन चेक की थी, जब तीन इवेंट्स हैं तो चार कंडीशन चेक की। तो सोचो कि अगर चार इवेंट्स होते तो कितनी कंडीशन चेक करते हैं? तो पहले दो दो लेके चेक करते, फिर तीन तीन लेके चेक करते, फिर चार चार लेके चेक करते। तो कितनी चेक करनी पड़ती? तो एक काम करते हैं, एन के लिए जनरलाइज कर लेते हैं। तो NC2 प्लस NC3, दो दो लेके चेक करेंगे, तीन तीन लेके चेक करेंगे, कितनी कंडीशन चेक करेंगे? NCN। तो इसमें है ना, शुरू के दो टर्म मिसिंग है, तो 2n माइनस NC0 माइनस NC1, तो ये 2n माइनस 1 माइनस n।
तो आंसर आ जाएगा 2n-n-1। तो 4 इवेंट के लिए देखते हैं। तो 2⁴ - 16 - 1 - 4 यानी 11। तो 11 कंडीशंस चेक करनी होगी। तो अगर 4 इवेंट्स है तो उस समय 11 इवेंट्स करने होते हैं। अपने 3 इवेंट्स तक किया। तो जैसे एक एग्जांपल लेके बताता कि क्या चल रहा है उसके अंदर। तो एग्जांपल, एक कॉइन है 2 बार उछला है, या 2 कॉइन है 1 बार उछला है। तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ए इवेंट, तो एक ए इवेंट है कि हेड occurring on first toss। बी इवेंट है हेड occurring on second toss। सी इवेंट है हेड occurring on exactly 1 toss। तो ए में आ जाएगा टी और एच एच, सेकेंड में आ जाएगा टी एच और एच एच, और सी में आ जाएगा एच टी और टी एच। अब एक एक करके निकालते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी 2/4 यानी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा 1/2। अच्छा, व्हाट अबाउट ए इंटरसेक्शन बी? तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा एच एच, फिर बी इंटरसेक्शन सी वो आएगा टी एच, और सी इंटरसेक्शन ए वो आएगा एच टी। तो ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हो गया 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हो गया 1/4। तो यहां से मुझे एक चीज तो पता चल गई कि ये, अच्छा, तीनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वो है नल सेट। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो गया 0। तो यहां से एक चीज पता चल गई कि नॉट पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, क्योंकि कोई भी दो का 0 नहीं है तो पेयर वाइज म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्योंकि तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है। तीनों का इंटरसेक्शन नल सेट है। नेक्स्ट है, अब इंडिपेंडेंट के लिए देखते हैं। तो ये P ऑफ A इंटू पी ऑफ बी होगा, ये P ऑफ B इंटू पी ऑफ सी होगा, ये P ऑफ C इंटू पी ऑफ A है। तो पेयर वाइज इंडिपेंडेंट है। अच्छा, लेकिन नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, क्योंकि दिस इज नॉट इक्वल टू P ऑफ A इंटू पी ऑफ B इंटू पी ऑफ C। तो नॉट म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। सो व्हाट अबाउट इंडिपेंडेंट? तो अगर एक कंडीशन फेल हो गई तो इसका मतलब नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अपन ने वो सारी कंडीशंस चेक की हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अरे यार, अरे यार, तो थ्योरम ऑन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। थ्योरम ऑन independent trials. So binomial probability distribution. Also known as the Bernoulli trials. Okay. So theorem on independent trials.
तो इसमें क्या हो रहा है, कोई n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, इंडिपेंडेंट यानी प्रोबेबिलिटी चेंज है, तो दो ही चीज है, या तो सक्सेस आएगी या फेलियर आएगा। ड्रॉ व्रॉ ऐसा कुछ नहीं है, या तो सक्सेस या फेलियर। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p और फेलियर की q है, तो दोनों का प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना हो जाएगा 1। तो जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे ले लो, ऐसे 6 पेयर ऑफ डाइस है, 6 पेयर ऑफ डाइस मतलब 12 डाइस है, पर वो 12 मत देखो उनको, उनको ऐसे देखो जैसे 6 पेयर्स है, तो मतलब दो दो डाइस के ऐसे 6 है, दो दो डाइस के ऐसे 6 है, पर उसको ऐसे 12 की तरह मत देखो, ठीक है, पर ये इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे n कितना हो गया 6, और डबलेट आना मेरी सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी की डबलेट आना, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो यानी p कितना हो जाएगा 6/36, 1/6, तो फेलियर क्या होगी 5/6। तो कम से कम एक सक्सेस आए, दो सक्सेस आए, तो 8 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 8 सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी होगी NCR इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू n माइनस आर। तो NCR इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू n माइनस आर, ये आया कैसे, तो देखो सक्सेस सक्सेस सक्सेस, 8 सक्सेस है, बाकी सारी फेलियर होंगी n माइनस आर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो सक्सेस, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो सक्सेस इंटू सक्सेस पी रेस टू आर, तो सक्सेस इंटू सक्सेस आर टाइम्स, फेलियर इंटू फेलियर n माइनस आर टाइम। और ये अरेंज भी हो सकती है सक्सेस और फेलियर, तो अरेंज कितने तरीके से होगा, टोटल का फैक्टोरियल एस अलाइक बाकी के अदर्स अलाइक, और दिस इज नथिंग बट एनसीआर, तो ये एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर, एनसीआर पी रेस टू आर क्यू रेस टू n माइनस आर। ओके, तो ये आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई। अब ये पेयर ऑफ डाइस में अगर मान लो क्वेश्चन है कि एट मोस्ट वन सक्सेस, यानी उसको क्या चाहिए, कोई एक, कम से ज्यादा एक पेयर पे डबलेट आए, बाकी सब डबलेट नहीं आएंगे। तो ये एटमोस्ट वन सक्सेस यानी एक भी सक्सेस नहीं या एक सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वन, तो जीरो सक्सेस 6 0, सक्सेस रेस टू 0, फेलियर रेस टू 6, 1, सक्सेस रेस टू 1, फेलियर रेस टू 5। नेक्स्ट, तो अगर जीरो सक्सेस, वन सक्सेस से लेके n सक्सेस, तो ये कितना होगा NC0 p रेस टू r q रेस टू n, p रेस टू 0 q रेस 0 q रेस टू n, NC1 p रेस टू 1 q रेस टू n माइनस 1। ऐसे करते करते NCn p रेस टू n q रेस टू 0, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है p प्लस q रेस टू n का, और p प्लस q 1 है, तो 1 रेस टू n इज 1, तो ये 1 हो गया। तो इसका ये मतलब है कि 1 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो 1 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो सबका एडिशन 1 है, तो 1 सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल क्योंकि इसमें सिर्फ दो ही आउटकम है, या तो सक्सेस या फिर फेलियर, या तो सक्सेस फिर या फिर फेलियर। तो सपोज अगला ऐसा है कि एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ वो डाइस के लिए, तो एक सक्सेस, दो सक्सेस, तीन सक्सेस, चार सक्सेस, पांच सक्सेस, 6 सक्सेस, या फिर ये भी लिख सकता है 1 माइनस एक भी सक्सेस नहीं, तो 1 माइनस 6 is 0, p रेस टू 0 यानी 1/6, क्योंकि डबलेट आना
सक्सेस था और डबलेट नहीं आना फेलियर है. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट, रिकरेंस फॉर्मूला. रिकरेंस फॉर्मूला P of R plus 1 और P of R का रेशियो. तो P of R plus 1 होगा NCR plus 1, सक्सेस रेस टू R plus 1, फेलियर रेस टू N minus R minus 1. NCR, सक्सेस रेस टू R, फेलियर रेस टू N minus R. काटा पीटी. N factorial R plus 1 factorial N minus R minus 1 factorial. ये P बचेगा ऊपर और इसका नीचे Q बचेगा. फिर ये NCR खोलेंगे तो N factorial R factorial N minus R का factorial. N factorial कैंसिल. हमेशा बड़े फैक्टोरियल में छोटा रहता है, तो इसका कैंसिल करेंगे तो R plus 1, इसका कैंसिल करेंगे तो N minus R. तो ये आएगा N minus R into P अपॉन R plus 1 into Q. तो P of R plus 1 into P of R, इसको बोलते हैं रिकरेंस फॉर्मूला. रिकरेंस फॉर्मूला. नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन. नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशन. एक्सपेक्टेशन होता है प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट. प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल एक गेम है, दो लोग खेल रहे हैं ए और बी और डाइस है उसके अंदर. तो जिसका पहले 6 आएगा वो जीत जाएगा और जो जीतेगा उसको 11 रुपए मिलेंगे. तो जो जीतेगा उसको 11 रुपए मिलेंगे. तो देखो, अब हमें पता है कि जो पहले खेलेगा उसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहेंगे. तो ए जीत जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेशन निकालनी है. तो ए कब जीतेगा? 6 आ गया, 6 नहीं आया, बी का 6 नहीं आया, ए का 6 आया, ऐसे चलता ही रहेगा. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, ऐसे चलता ही रहेगा. तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6. 6 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6, 5/6, 1/6, ये ऐसे चलता ही जाएगा. तो ये इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1/6 है. एंड यू कैन एक्सपेक्ट इन जेई एडवांस आल्सो. कॉमन रेशियो 5 स्क्वायर बाय 25/36 है. तो फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, तो ये आता है 6/11. तो बी के जीते की कितनी होगी? 1 माइनस ए के जीते की, क्योंकि ये दोनों ही है एग्जॉस्टिव इवेंट. तो 1 माइनस 6/11, 5/11. तो ए की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? उसकी प्रोबेबिलिटी इनटू अमाउंट. तो 6 रुपए होगी उसकी एक्सपेक्टेशन. तो बी की एक्सपेक्टेशन क्या होगी? 5/11 और 11 रुपए, तो उसके 5 रुपए होगी. इसका क्या मतलब है? पहला गेम खेला, ए जीत गया, 11 रुपए मिले. फिर खेला, जीत गया, फिर हार गया, फिर हार गया, फिर जीत गया, फिर हार गया, फिर हार गया, फिर हार गया, फिर जीत गया. ऐसे करीब मान लो 100 बार किया, तो ऑन एन एवरेज उसको 6 रुपए मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ मैच में जीतेगा और कुछ मैच में हारेगा. तो कुछ मैच में जीतेगा, कुछ मैच में हारेगा, तो ऑन एन एवरेज उसको 6 रुपए मिल रहे होंगे. इसका ये मतलब है. ठीक है, 5 मिनट का ब्रेक.
नेक्स्ट है बेस थ्योरम। ये जनरली डिफिकल्ट जाता है बच्चों को, क्योंकि फुल पोर्शन में स्ट्राइक करना इतना आसान नहीं होता इसका। बेस थ्योरम ये सीबीएसई बोर्ड में भी है 12th के, अब वो हटा दिया कि नहीं हटाया पता नहीं। तो बेस थ्योरम, तो बेस थ्योरम क्या कहता है कि कुछ B1 B2 B3 इवेंट्स हैं, B1 B2 B3 ऐसे इवेंट्स हैं Bn तक, और एक ए इवेंट है, एक ए इवेंट है जो इनके साथ अकर कर रहा है। तो हमें क्या क्या पता है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 पता है, ऐसे हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ Bn पता है, एंड ये ए इवेंट है। हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bn, ये हमें पता है। ये इसका क्या मतलब है, लैंग्वेज कैसे पढ़ेंगे देखो कि A गिवन B1 हो चुका है, B1 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। अब B2 कि B2 हो चुका है, B2 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। B2 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। और क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि A हो चुका है, उसमें B1 के होने की प्रोबेबिलिटी। A हो चुका है और उसमें B1 के होने की प्रोबेबिलिटी। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। दिस इज ऑल्सो नोन एज अ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। तो A हो चुका है, उसमें B1 के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बस, तो फिर बेस थ्योरम कंफर्म है। तो बेस थ्योरम कंफर्म है, तो मतलब ये पूछ क्या रहा है, डायग्राम से देखते हैं। A हो चुका है, उसमें B1 होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, कैसे स्ट्राइक करेगा तुम्हें। A what we have, B1 what we want, और B2 से लेके Bn they are alternate events such that they are mutually exclusive and exhaustive, such that they are mutually exclusive and exhaustive। mutually exclusive कोई भी दो एक साथ नहीं आएगी, exhaustive, exhaustive इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब इसका फॉर्मूला डेवलप करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों का इंटरसेक्शन और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर मैं देखूं तो वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B2। A B1 के साथ जो अकर कर रहा, B2 के साथ जो अकर कर रहा, और Bn के साथ जो अकर कर रहा। अब मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन है, तो मल्टीप्लिकेटिव थ्योरम B1 हो चुका है, B1 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी की B1 हो चुका है, A के होने की प्रोबेबिलिटी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी की B2 हो चुका है, उसमें A के होने की प्रोबेबिलिटी। ऐसे करते करते प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 Bn, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन Bn। यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक ही टोटल प्रोबेबिलिटी आ रही है, इसलिए इसको टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम बोलते हैं।
नेक्स्ट है, एग्जाम्पल से देखते हैं। तो एग्जाम्पल, तो हुआ क्या, बैग में 52 कार्ड्स हैं, एक कार्ड खो गया है, एक कार्ड खो गया, अभी तक पता नहीं है वो कौन सा खोया है। फिर बैग से 2 कार्ड निकालें, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो ये बोल रहा है कि मिसिंग कार्ड स्पेड था, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड दे आर स्पेड। तो फिर बताना है कि प्रोबेबिलिटी कि मिसिंग कार्ड स्पेड है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी मिसिंग कार्ड इज स्पेड। तो हो क्या रहा है, तो मिसिंग कार्ड इज स्पेड। तो व्हाट वी हैव कि दोनों कार्ड स्पेड आ चुके हैं, 2 ड्रॉन कार्ड्स आर स्पेड। व्हाट वी वांट कि मिसिंग कार्ड स्पेड हो, तो ऑल्टरनेटिव इवेंट्स B2 कि मिसिंग कार्ड क्लब है, B3 मिसिंग कार्ड डायमंड है, B4 मिसिंग कार्ड हार्ट है। तो ये देखो इस तरह से है कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। अच्छा, पूछा क्या क्या है कि 2 कार्ड स्पेड आ चुके हैं, यानी ए हो चुका है, और मिसिंग कार्ड स्पेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 गिवन है, तो बेस थ्योरम। तो आप श्योर हो चुका है कि ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है। तो अगर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है तो सॉल्व करते हैं इसको। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज चाहिए होंगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ B1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3, प्रोबेबिलिटी ऑफ B4, प्रोबेबिलिटी ऑफ A given B1, A given B2, A given B3, A given B4। करते हैं। तो B1 मिसिंग कार्ड स्पेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी 13/52, तो 1/4। फिर क्लब, डायमंड और हार्ट सबका सेम ही है। A given B1 मतलब मिसिंग कार्ड स्पेड है, अब 2 कार्ड स्पेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो डिनोमिनेटर में 51C2, क्योंकि एक कार्ड खो चुका है, बैग में 51 कार्ड है और 51 कार्ड में से 2 कार्ड लेने हैं और वो दोनों कार्ड स्पेड आए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 12C2। क्यों, क्योंकि एक स्पेड खो चुका है, तो 12C2। अब B2 हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो B2 क्या हुआ है कि क्लब खोया है, B2 हो चुका है मतलब क्लब खोया है, तो इसका मतलब बैग में अभी 13 स्पेड है, तो टोटल केस 51C2 पर स्पेड, 2 स्पेड आने की प्रोबेबिलिटी 13C2। सेम इधर भी 13C2 अपॉन 51C2, 13C2 अपॉन 51C2, क्योंकि बैग में अभी भी 13 कार्ड्स हैं। अब करना क्या है, करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो बस। तो ये करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, और पहली वाली को कर दो तो न्यूमरेटर हो जाएगा। तो मतलब ये 1/4 इंटू 12C2 अपॉन 51C2, नीचे 1/4 12C2 अपॉन 51C2 प्लस 1/4 13C2 अपॉन 51C2 प्लस 1/4 13C2 13C2 upon 51C2. So this is the answer. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आ गए।
नेक्स्ट है ट्री डायग्राम। तो प्रोबेबिलिटी थ्रू ट्री डायग्राम। तो ट्री का फंडा क्या रहता है ना, हमेशा रूट से चालू करता है। तो जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर 3 बैग हैं। पहले वो 3 बैग सेलेक्ट होंगे, तो वो 3 बैग है ABC। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/3 1/3 1/3। फिर ए में से हेड या टेल निकाला, बी में हेड या टेल निकाला, और सी में से हेड या टेल निकाला। अच्छा, ए जो है वो नॉर्मल कॉइन का बैग है, बी जो है वो डब्ल्यू हेडेड का बैग है, और सी जो है वो वेटेड कॉइन है। तो देखो, अगर ए बैग लिया और उसमें कॉइन लिया, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, टेल आने की 1/2। डब्ल्यू हेडेड है तो हेड आने की 1 और टेल आने की 0। वेटेड कॉइन है, वेटेड कॉइन है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में दे रखी है 1/3 और टेल आने की 2/3। अब आता है क्वेश्चन, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो देखो कैसे देखेंगे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, कि भैया बैग ए आया और उसमें हेड आया, बैग बी आया और उसमें हेड आया, बैग सी आया और उसमें हेड आया। तो ठीक है, तो बैग ए आया और उसमें हेड आया, प्लस बी बैग बी आया और हेड आया, प्लस बैग सी आया और उसमें हेड आया। अगर सेम क्वेश्चन कि हेड आ चुका है तो नॉर्मल कॉइन के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड तो अपन ने ऊपर से निकाल ली, 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1/3। अब हेड इंटरसेक्शन ए, तो 1/3 की नॉर्मल कॉइन आया और उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट, अगर टेल आने की प्रोबेबिलिटी पूछी होती तो प्रोबेबिलिटी की टेल आया, तो देखो बैग ए आया और फिर टेल आया, बैग बी आया और टेल आया, बैग सी आया और उसमें टेल आया। मैं ये भी कर सकता था 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि हेड आने की तो निकाल ही चुके हैं। नेक्स्ट है लॉजिक। लॉजिक में फंडा क्या है ना, ये बोलता है कि अगर कोई होल नंबर्स हैं और उनको मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक होल नंबर आएगा। तो होल नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक होल नंबर ही आएगा। होल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो वो भी एक होल नंबर ही आएगा। सर, हाँ बोलो। वो वेटेड कॉइन के अंदर उन लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड लेस देन टेल बोला है क्या? हो सकती है ना, उन्हें क्वेश्चन में दिया है हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। वेटेड कॉइन में देना पड़ेगा, क्योंकि कितनी प्रोबेबिलिटी चेंज हुई है वो अपन निकाल नहीं सकते। में दे रखा है कि वेटेड कॉइन में हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, तो बची हुई फिर टेल की होगी। पर ऐसा कुछ नहीं है कि हेड की कम होनी चाहिए कि टेल की ज्यादा। ओके, लॉजिक में देखो, अगर होल नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो वो भी एक होल नंबर आएगा। अब फंडा क्या है कि रिजल्टेंट होल नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी, वो जो होल नंबर लिए उनकी लास्ट डिजिट से ही समझ में आएगा। तो ये बोल रहा है कि लास्ट डिजिट, रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट 1379 हो, वो तभी होगी जब होल नंबर्स की लास्ट डिजिट 1379 हो। रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट 13579 हो, वो तभी होगी जब होल नंबर्स की लास्ट डिजिट 13579 हो। रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट 1 2 3 4 6 7 8 9 हो, वो तभी होगी जब होल नंबर्स की लास्ट डिजिट 1 2 3 4 6 7 8 9 हो। तो वो ये बता रहा है कि रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट विल बी फेवर्ड बाय द जो होल नंबर्स लिए उनकी लास्ट डिजिट, और वो सेम ही आ रही है, मतलब लेकिन सिर्फ इसमें ही 1379 1357। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो 3 होल नंबर्स ले रहा हूं मैं, 3 होल नंबर्स ले रहा हूं, तो लास्ट डिजिट 1379 पे खत्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि विल बी फेवर्ड बाय 1379। तो पहला होल नंबर की लास्ट डिजिट 1379 होनी चाहिए,
तो यानी 4/10। 4/10 क्यों? टोटल 10 डिजिट पॉसिबल है 0 to 9 और 4 इसको फेवर कर रही है 41379। सेम ऐसे 4/10 4/10। सेकेंड कि रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट 13579 हो will be favored by 5/10 5/10 5/10। नेक्स्ट रिजल्टेंट की लास्ट डिजिट 1 2 3 4 6 7 8 9 हो will be favored by 8/10 8/10 8/10। टोटल 8/10। टोटल 10 क्यों? क्योंकि 0 to 9 डिजिट है, फेवर कर रही है 8। अब इसमें ट्विस्ट कि 5 पे डिजिट खत्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 3 माइनस नहीं 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 हाँ 5 पे खत्म हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? रिजल्टेंट और नंबर की लास्ट डिजिट 5 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 - 1। सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करो। नेक्स्ट लास्ट डिजिट 0 पे खत्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 माइनस थर्ड वाली प्रोबेबिलिटी, क्योंकि थर्ड कह रही है 1 2 3 4 6 7 8 9 पर उसमें 5 भी आ जाएगा, तो फिर 4 वाली को भी सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 1 माइनस थर्ड वाली सब्ट्रैक्ट 4 वाली सब्ट्रैक्ट, तो सिर्फ 0 की बचेगी। नेक्स्ट 0 और 5 पे खत्म हो, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 माइनस थर्ड वाली, यानी तो क्या करो 4 वाली प्लस 5 वाली, और लास्ट डिजिट इवन डिजिट हो 0 2 4 6 8, तो 1 माइनस सेकेंड वाली, क्योंकि सेकेंड वाली में सारी ऑड है 1 3 5 7 9। नेक्स्ट आता है ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी, तो ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी तो लाइन, अगर मान लो टोटल दे रखी है लाइन पी क्यू और फेवर कर रही है ए बी, ये कैसे समझेगा? मतलब जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k घूम रहा है और उसने बोला है k बिलोंग्स टू -2 से 12, और तुमने उससे बोला कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स आए। तो वो रियल रूट्स के लिए तुमने क्या की कंडीशन लगाई, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और k आ गया 0 से 4, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो यहाँ फेवरेबल लेंथ कितनी हो गई? 4, टोटल लेंथ कितना होगा? 12 माइनस ऑफ -2 यानी 14। तो ऐसा, तो ये कंटिन्यूस डेटा के केस में करते हैं। अब तक अपन जो करते हैं वो डिस्क्रीट डेटा था, यानी काउंट कर सकते थे बैठ के, पर अब डिस्क्रीट डेटा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, फेवरेबल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अब इसी चीज को एरिया से भी देख सकते हैं, टोटल एरिया फेवरेबल एरिया, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल एरिया डिवाइड बाय टोटल एरिया। इसको वॉल्यूम से भी देख सकते हैं, वॉल्यूम से भी देख सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम v है, फेवरेबल वॉल्यूम रो है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। जैसे अब एक क्वेश्चन है कि स्क्वायर है, एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर में एक सर्कल है, एक स्क्वायर है एक सर्कल है, तो स्क्वायर के अंदर हो और सर्कल के बाहर हो, स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के बाहर है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो ये हो गया एरिया, स्क्वायर के अंदर है और सर्कल के बाहर है, तो ये हो गया एरिया। तो फेवरेबल एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, तो ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी टोटल एरिया आएगा स्क्वायर का एरिया, अच्छा सर्कल की रेडियस ए है तो साइड लेंथ 2a हो जाएगी, तो सर्कल के बाहर हो और स्क्वायर के अंदर, तो टोटल एरिया स्क्वायर का हो जाएगा 4a स्क्वायर। अब आता है फेवरेबल एरिया, तो स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, तो 4a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर।
तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4 माइनस पाई अपॉन 4। तुम एक चीज नोटिस करना, रेडियस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो, इसलिए। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। ये तुम्हारे 12th बोर्ड में भी है, पर वो सिलेबस में है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, पर लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से है, पर अभी के सिलेबस में है कि नहीं पता नहीं। ओके तो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी में 3 चीजें सीखते हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, मीन एंड वेरिएंस। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब तो ये है कि 1 को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है ताकि उसका टोटल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी का सम 1 आ जाए। तो वो इंडिविजुअल जो होता है उसको हम रैंडम वेरिएबल बोलते हैं, जैसे नंबर ऑफ सक्सेस। तो नंबर ऑफ सक्सेस इज अ रैंडम वेरिएबल x, तो नंबर ऑफ सक्सेस इज रैंडम वेरिएबल x। मीन इज आल्सो नोन एज एक्सपेक्टेड। मीन अपना स्टैटिस्टिक्स में मीन कैसा होता है, सिग्मा xi अपॉन n। तो यहाँ पर देख लो, ये वो भी बता दे रहा मैं, स्टैटिस्टिक्स तो उसका मीन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, अरिथमेटिक मीन। प्रोबेबिलिटी में होगा सिग्मा pi xi, सिग्मा pi xi। अच्छा, अभी प्रोबेबिलिटी में वेरिएंस होता है सिग्मा pi xi स्क्वायर माइनस सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर, सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा pi xi का होल स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर। नेक्स्ट, तो स्टैटिस्टिक्स में वेरिएंस कैसा होता है। अच्छा, वेरिएंस डिनोटेड एज सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस डिनोटेड एज सिग्मा स्क्वायर। तो वेरिएंस इज एक्सपेक्टेड स्क्वायर। तो ये उधर कैसा होता है, तो उधर होता है सिग्मा x1 का स्क्वायर बाय n माइनस सिग्मा x1 बाय n का होल स्क्वायर। ये स्टैटिस्टिक्स का है। और स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है रूट वेरिएंस, यानी सिग्मा, तो रूट सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझा देता, एक एग्जांपल से समझा देता। तो जैसे एक डाइस है, तो डाइस का रैंडम वेरिएबल क्या हो गया, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, रैंडम वेरिएबल। सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/6 1/6 1/6, क्योंकि इक्वली लाइकली है। तो देखो, तो ये सिग्मा पी आई 1 हो जाएगा। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, 1 को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बोर्ड में भी ऐसे ही है, पर वो तुम्हारे इस बार सिलेबस में है कि नहीं चेक करना पड़ेगा। अब मुझे निकालना है मीन, तो उसके लिए लगेगा पी आई एक्स आई। तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6। तो ये आ जाएगा कितना, 6 4 10 5 5 10 20 1 21। तो सिग्मा पी आई एक्स आई, तो म्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा पी आई एक्स आई, और वो कितना आ गया 21/6। तो ये अराउंड 3.5 आता है। तो इसका मतलब एवरेज वैल्यू 3.5 है। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना है वेरिएंस, तो उसको एक्स आई स्क्वायर लगेगा। तो 1 4 9 16 25 36, और फिर लगेगा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो वो हो जाएगा 1 × 1/6 4 × 1/6 9 × 1/6 16 × 1/6 25 × 1/6 36/6। और मुझे ये भी लगेगा सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर। तो सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर तो कितना होगा, 1 + 4 5 9 और 5 14 14 और 16 30 और 5 14 16 30 और 36 66 और 25
91, तो 91/6, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा? तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये अपना आया 91/6 माइनस ये अपनी आई थी 21/6 का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आंसर हो जाएगी। ये सिग्मा स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? रूट वेरिएंस, इसका स्क्वायर रूट ले लेना। तो उसी तरह से एक स्टैंडर्ड लेते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन ने आज पढ़ा भी था, एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, सक्सेस, फेलियर, p + q = 1। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल क्या होता है इसका? नंबर ऑफ सक्सेस। तो इसमें नंबर ऑफ सक्सेस 0, 1, 2 से लेके n, तो सबकी प्रोबेबिलिटी कितनी आती है? 6c0 सक्सेस रेस टू 0 फेलियर रेस टू n, 6c1 सक्सेस रेस टू 1 फेलियर रेस टू n - 1, 6cn सक्सेस रेस टू n फेलियर रेस टू 0। तो इसका भी कोई मीन आएगा और इसका भी कोई वेरिएंस आएगा, इसका भी कोई मीन आएगा और इसका भी कोई वेरिएंस आएगा। तो इसका मीन आता है np, इसका मीन आता है np और इसकी वेरिएंस आती है npq। इसका मीन आता है np और इसका वेरिएंस आता है npq। तो इसका वेरिएंस मीन से छोटा होता है, इसका वेरिएंस मीन से छोटा होता है, एंड चैप्टर इज कंप्लीट। ठीक है, तो अभी अपने पास बचता है डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस, एसओटी, बीटी, मैथमेटिकल लॉजिक एंड एलपीपी। तो काफी है चैप्टर्स, पर छोटे छोटे चैप्टर्स है ये एक्चुअली, तो सारे ही छोटे चैप्टर्स हैं। तो मतलब या तो कम से कम 3 लेक्चर और ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर, तो अपने को लगेंगे कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 लेक्चर। तो अपन क्या करते हैं, अभी थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन